नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। हमने पहले ताम्र पाषाणिक काल और उसकी कृषक संस्कृतियों के बारे में पहले वीडियो में हमने पढ़ा था। अब हम हड़प्पा संस्कृति के विषय में जानेंगे। अगर उसके भौगोलिक विस्तार के बारे में हम पता करें तो सैंधव या हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिम भाग प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल में चला। सिंध के बहुत से स्थल प्राक हड़प्पीय संस्कृति का केंद्र क्षेत्र बने। परिणाम स्वरूप यह संस्कृति परिपक्व होकर सिंध और पंजाब में नगर सभ्यता के रूप में परिणत हुई। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह समूचा क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्र लगभग 1,29,000 नहीं इसका मेरठ तक था। यह समूचा क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 1,29,09,600 वर्ग किलोमीटर है। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह माना गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। पर कालांतर के पिरगोट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां बतलाया, और जब इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी घाटी की सीमाओं से बाहर भी मिलने लगे तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। चूंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही अधिक उपयुक्त समझा गया। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1,000 स्थानों का पता चला है, जिनमें से कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ये है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार एवं बनवाली। अब अगर हम इसके प्रमुख स्थल और इनके खोजकर्ता के बारे में बात करें तो हड़प्पा की जो खोज की थी वो माधव स्वरूप वत्स दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। सुत्कागेंडोर की खोज ओरेलस्टाइन ने 1927 ईस्वी में की थी। चन्हूदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी। रंगपुर की खोज माधव स्वरूप वत्स रंगनाथ राव ने 1931 और 53 के बीच में की थी। कोटदीजी फजल अहमद द्वारा 1953 में खोज की गई थी। रोपड़ की यगदत्त शर्मा द्वारा 1953 में इसकी खोज की गई थी। लोथल की खोज रंगनाथ राव जी ने 1954 में की थी। आलमगीर की खोज यगदत्त शर्मा जी ने 1958 में की थी। कालीबंगा की खोज ब्रजबासी लाल जी ने 1961 में की थी। सुरकोतड़ा की खोज जगपति जोशी जी ने 1967 में की थी। बनवाली
बनवाली की खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको किसी भी परीक्षा उपयोगी प्रश्नावली के लिए आप यूज कर सकते हो। इनमें दो सर्वाधिक महत्व के नगर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, अर्थात प्रेतों का टीला बोलते थे उसको। दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर करीब दक्षिण में चनुद्रो स्थल पर था और चौथा नगर गुजरात में खंबात की खाड़ी के ऊपर लोथल स्थल पर था। पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान के कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ भी बोलते हैं उसको। वह छठा नगर बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में था। नगर योजना और संरचनाएं। अगर हड़प्पा की नगर योजना के बारे में हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी कि इसकी नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उसमें निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के एक कमरे में एक बड़ा सा कुआं है। संभवतः इसमें पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। पर हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पातों में खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ एक मीटर दूरी पर इन 12 इकाइयों का समूचा तल क्षेत्र लगभग 838.1025 वर्ग मीटर होता है। सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था। परंतु इस सभ्यता की सबसे आकर्षक बात यह है कि आजकल की तरह ये लोग सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से नालियों का प्रबंध करना जानते थे। उन्होंने नालियाँ खड़िया मिट्टी, चूने और एक प्रकार के सीमेंट से बनाई हुई थी। आधुनिक युग की भांति वे इस बात को भली प्रकार जानते थे कि नालियों को ऊपर से खुला छोड़ना कितना हानिकारक है। उन्होंने नालियों को ऐसी ईंटों से ढका जो सुगमता से उठाई जा सकती थी। घरों से छोटी छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से साथ में आकर मिलती थी। यह पूरा ध्यान रखा जाता था कि स्त्रियां राख इत्यादि नालियों में ना डालें, जिससे बड़ी नालियां बिल्कुल बंद न हो जाएं। वर्षा के पानी को शहर से बाहर ले जाने के लिए विशेष नालियां बना रखी थी। अगर उनकी चौड़ाई लंबाई के बारे में बात करें तो 0.75 मीटर से लेकर 1.5 मीटर चौड़ी नालियां उन्होंने बना रखी थी। हड़प्पा संस्कृति की कृषि के बारे में बात करें तो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इन उपजाऊ मैदानों में सिंध सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। इनके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही है। लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहां पाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के में शायद कालीबंगा में भी अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। लोथल में हुई खुदाई में धान तथा बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं।
इस समय खेती कार्यों में प्रस्तर एवं कांस्य धातु के बने औजार प्रयुक्त होते थे। कालीबंगा में प्राक सैंधव अवस्था के एक हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। बनवाली में मिट्टी का बना हुआ एक हल का खिलौना मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाना प्रारंभ किया, इसलिए यूनानी लोगों ने इस प्रदेश को सिडोन कहा जाता था। इस प्रदेश को यूनानी लोग बोलते थे सिडोन। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। पेड़ पौधों में पीपल, खजूर, नीम, नींबू एवं केला उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। अगर पशुपालन के बारे में बात करें तो हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु भी पालते थे, जिनमें बैल, गायें, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर प्रमुख थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। वे गधे और ऊंट भी रखते थे और शायद इन पर बोझा ढोते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिले एक संदिग्ध मूर्तिका, जिसको टेराकोटा बोलते हैं, से मिला है। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था। वे गैंडे से भी परिचित थे। मेसोपोटामिया में समकालीन सुमेर के नगरों के लोग भी इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे और उनके पालतू पशु भी प्राय वही थे जो इनके थे, परंतु गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। ये दोनों बातें मेसोपोटामिया के नगरवासियों के बारे में नहीं हैं। शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान। इस समय तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से और टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। संभवतः कसेरो, कसेरो मीनिंग उस कसेरो से मतलब हमारा कांस्य शिल्पियों से है। उनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। कसेरों के अतिरिक्त राजगिरों एवं आभूषण निर्माताओं का समुदाय भी सक्रिय था। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। कालीबंगा से मिले मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती कपड़े की छाप मिली है। इन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इस समय सूती वस्त्र एवं बुनाई उद्योग काफ़ी विकसित था। कताई में प्रयोग होने वाली तकलियों के भी प्रमाण मिले हैं। इस समय के महत्वपूर्ण शिल्पों में मुद्रा निर्माण एवं मूर्ति का निर्माण शामिल है। इस सभ्यता के लोगों द्वारा नाव बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। उस समय बनने वाले सोने चांदी के आभूषणों के लिए सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से एवं रत्न दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। इस समय कुम्हार के वाक से निर्मित मृद भांड काफ़ी प्रचलित थे, जिन पर गाढ़ी लाल चीकनी मिट्टी पर काले रंग के ज्यामितीय एवं प्रकृति से जुड़े डिजाइन बनाए गए थे। व्यापार। अगर व्यापार के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे, लेकिन वे जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हों। अपने तैयार माल और संभवतः अनाज भी नावों और बैलगाड़ियों पर लाद कर पड़ोस के इलाकों में ले जाते और उन वस्तुओं के बदले धातुएं ले आते। वह अरब सागर के तट पर जहाजरानी करते थे। वे चक्कर के उपयोगों से परिचित थे और हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ी प्रचलित थी। यह भी प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोग किसी न किसी प्रकार के आज के इक्के का भी इस्तेमाल करते थे। इक्का मतलब हमारा इक्के से मतलब हमारा रथ से है। विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए गए कच्चे माल। अगर हम विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए गए कच्चे माल की अगर हम बात करें तो कच्चा माल टीन होता था, वो अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था। तांबा ये खेतड़ी जो राजस्थान में हैं बलूचिस्तान से मंगवाते थे। चांदी का व्यापार वो ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे। सोने का व्यापार वो अफ़गानिस्तान, फ़ारस और दक्षिणी भारत से करते थे। लाजवर्द का व्यापार वो मेसोपोटामिया से करते थे। सेल खड़ी जो बलूचिस्तान और राजस्थान और गुजरात से आती थी। नील रतन
बदख्शां से आती थी। नीलमणि वो महाराष्ट्र से मंगवाते थे। हरितमणि दक्षिण एशिया से आती थी। शंख तथा कोड़ियाँ सौराष्ट्र दक्षिणी भारत से आती थी। सीसा ईरान अफगानिस्तान और राजस्थान से आता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आती थी। हड़प्पाई लोगों का वाणिज्यिक संबंध राजस्थान के एक क्षेत्र से था और अफगानिस्तान और ईरान से भी होता था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किया था जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। उनके नगरों का व्यापार दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई सिलें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं और प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया की नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि का सुदूर व्यापार चलाया था। 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुआ के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दलमुन और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच में हैं। दलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरैन से की जा सकती है। तो ये हमने डिस्कस किया था हड़प्पा संस्कृति की सुव्यवस्थित निकास अवस्था और शिल्प तकनीक के बारे में। अगले अध्याय में हम हड़प्पा संस्कृति के राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका राजनीतिक संगठन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था और हड़प्पाई लिपि कैसी थी। ये अगले अध्याय में हम डिस्कस करेंगे।